हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा एक्सप्लेनर। और आज मैं आप लोगों के लिए नो मर्सी के एपिसोड नंबर 1 लेकर आई हूँ। ये ड्रामा बहुत ही मिस्टीरियस और थ्रिलिंग होने वाला है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग सुमिन को देखते हैं, जो कि अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि आज उसका शो होने वाला था। इतने में उसके पास डायरेक्टर की कॉल आ जाती है। डायरेक्टर उसको कहते हैं कि पिछली दफा मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया था, लेकिन इस दफा मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तो इसलिए तुम्हें टाइम पर पहुंच जाना है आज। ये सुनकर सुमिन बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, इसका ये मतलब हुआ कि इस दफा आप मुझे पैसे भी देंगे ना। लेकिन डायरेक्टर कोई बात नहीं सुनते और कॉल कट कर देते हैं। फिर सुमिन जल्दी से तैयारी करती है ताकि वो अपने न्यू शो के लिए अच्छे से तैयार हो सके। वो अपने शूज पहन रही होती है कि इतने में मॉम बाहर से आ जाती हैं। मॉम उसको कहती हैं कि तुमने अभी तक एक्टिंग नहीं छोड़ी है ना, तुम ये सारे काम क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कॉलेज इसीलिए भेजा था ताकि तुम वहाँ पर जाकर ये सब कुछ करती रहो। कितना कुछ सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और क्या तुम स्लीपिंग पिल्स भी लेती हो? तो सुमिन उनके हाथ से वो मेडिसिन ले लेती है और कहती है, मॉम प्लीज आप मेरे बारे में कोई बात मत करें। और आप किस फ्यूचर की बात कर रही हैं? आप अपने आप को देखें, आप कैसा फ्यूचर गुजार रही हैं। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा? मॉम, ये आपकी गलती है कि आपने कोई ड्रीम्स नहीं देखे, और अगर देखे भी हैं तो उनको पूरा नहीं किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। फिर सुमिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी मॉम सुमिन की ये सारी हार्श बातें सुनकर रोने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ सुमिन जब रास्ते से गुजर रही होती है तो वो डायरेक्टर को कॉल करती है। वो कॉल नहीं उठाते तो वो उनको मैसेज पर बताती है कि मैं पहुँचने वाली हूँ और आप मुझे ये बात बता दें कि इस दफा आप मुझे पैसे देंगे ना। तो डायरेक्टर उसको कहते हैं कि तुम जल्दी से पहुँच जाओ, और जहाँ तक पैसे देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस दफा अपना रेंट दे दिया है। तो जिस तरह मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब कुछ पढ़कर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, जो कुछ भी हो जाए इस दफा मैं फिर से फूल बन चुकी हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? देन वो अपने आप से कहती है कि इस दफा तो मैं आपको ऐसे आराम से जाने नहीं दे सकती हूँ। और फिर सुमिन एक शॉप में जाती है। वहाँ पे वो शॉपकीपर से कहती है कि यहाँ पर एक बैग आया होगा, वो किधर है? तो शॉपकीपर उसको इशारे से बताता है। वो अपना बैग उठा लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। इतने में वो न्यूज देख लेती है, जिसमें न्यूज रिपोर्टर ये बता रहा होता है कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग को पकड़ लिया गया है। ये लोग मासूम लोगों को ये कहते थे कि उनको जॉब दी जाएगी, और जब वो सारे लोग इनके पास पहुंच जाते थे तो ये उनको अपनी स्कीम में शामिल कर लेते थे। उन मासूम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन अब ये खतरनाक गैंग पुलिस पकड़ चुकी है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिटेक्टिव जियोंग सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो वहाँ पर सबसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसको मिस्टर कैंग बुला लेते हैं। तो जियोंग मिस्टर कैंग के पास जाता है। मिस्टर कैंग उसको बताते हैं कि अभी भी लीडर पकड़ा नहीं गया, उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर गया है। पिछली दफा हमने जो ऑपरेशन किया था उसमें हमें उसके बारे में कुछ सुराग मिले थे, लेकिन अभी तक हम किसी एविडेंस तक नहीं पहुँच सके। हमें ये पता चला है कि वो सब लोग किसी और कंट्री से आए हैं, इसलिए हम लोगों को इस केस को यहीं पर ही क्लोज करना होगा। जियोंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है, वो किसी और जगह से आए हैं तो इसका क्या मतलब है? हम लोग अब उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी ना करें, वो लोग यहाँ पे आकर क्राइम कैसे कर सकते हैं? मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये सारे ऑर्डर्स ऊपर से दिए गए हैं और हम इन सब के आगे मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सब कुछ यहीं पर ही बंद करना पड़ेगा। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। जियोंग कहते हैं, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मुझे पता चल चुका है कि ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर आकर वो किसी को कॉल करता है और उसको कहता है, मेरे लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम रेडी करो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर निकलना है। और उधर सुमिन ये देख रही होती है कि शॉपकीपर एक लेडी के साथ बहुत ज्यादा बहस कर रहा था। वो उसको सस्ते में सामान नहीं दे रहा था क्योंकि वो किसी और कंट्री से आई थी। तो सुमिन उस लेडी की हेल्प करने का सोचती है। वो उस लेडी के पास जाकर कहती है कि मॉम आप यहाँ पर कैसे आई? मैंने आपको कितना ज्यादा ढूंढा था मॉम। फिर सुमिन शॉपकीपर को कहती है, ये मेरी मॉम है और ये कोरियन है, इनको सिम कार्ड सस्ते में देना। और वो लेडी भी ऐसे ही एक्ट करती है जैसे सुमिन उसकी बेटी हो। वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेती हैं और शॉपकीपर को लगता है कि वो सच में कोरियन है। तो शॉपकीपर उस लेडी को सस्ते में सिम कार्ड दे देता है। फिर जब सुमिन और वो लेडी बाहर आती हैं तो वो लेडी सुमिन का बहुत थैंक्स करती है। वो कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी बेटी हो, तुम कहाँ पर रहती हो, तुम मुझे ये बता दो। लेकिन सुमिन उनके हाथों को देखती है। फिर वो अपना रुमाल निकाल के उनके हाथ पे रखती है और कहती है, आप अपनी बेटी को कहिएगा कि वो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखे, हम लोग फिर कभी दोबारा मिलेंगे। सुमिन वहाँ से जाने लगती है तो वो लेडी कहती है, मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। तो सुमिन स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और फिर सुमिन अपने डैड की शॉप पर जाती है। वो वहाँ पर उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट रखती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी डैड उसके पीछे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये शो
शो तो आज ही होने वाला है, तो यानी कि तुम मेरे साथ चलोगी है ना? सुमिन कहती है बिल्कुल डैड, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो आप मेरे साथ मत आइएगा। मुझे पता है कि आपका काम ज्यादा होता है। तो डैड कहते हैं तुम बस ये चाहती हो ना कि तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हारे इस शो को एंजॉय करने के लिए जरूर आए। तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। सुमिन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुमिन ड्रेसिंग रूम में खड़ी हुई होती है अपनी फ्रेंड के साथ। सॉन्ग उसको कहती है कि यहाँ पर देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन तुम जानती हो कि डायरेक्टर ने किसी को भी पैसे नहीं दिए। सब लोग यहाँ पर बस ऐसे ही आए हुए हैं। सुमिन कहती है लेकिन इस दफा मैं उनसे पैसे लेकर रहूंगी। सॉन्ग ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि वो कैसे, तुम ये सारा काम कैसे करोगी? सुमिन कहती है कि इस दफा उन्होंने जो मुझे बैग लाने के लिए कहा था मैं उसको रास्ते में ही छोड़कर आ गई हूँ, और जब मैं वापस जाऊंगी तो उसकी एक एक चीज को बेच दूंगी। इस तरह मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। सॉन्ग कहती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, डायरेक्टर को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इतने में वहाँ से डायरेक्टर की आवाज आने लग जाती है। डायरेक्टर बहुत ही गुस्से में होता है। वो हर जगह पर सुमिन को ढूंढ रहा था, और सॉन्ग सुमिन को एक जैकेट देती है। वो उसको कहती है जल्दी से जाओ और जाकर अपनी रिहर्सल स्टार्ट करो, तुम्हें आज का शो किसी भी कीमत पर करना ही पड़ेगा। और फिर सॉन्ग सुमिन को धक्का दे देती है। और दूसरी तरफ हम लोग सियोक को देखते हैं जिसके हाथ में एक व्हाइट पाउडर होता है, और वो अपने ड्राइवर से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है कि इस व्हाइट पाउडर से क्या होता है? ड्राइवर कहता है कि नहीं, इस बारे में मैं तो नहीं जानता। सियोक कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस व्हाइट पाउडर को लेने के बाद हर इंसान क्लेवर इडियट बन जाता है। ये व्हाइट पाउडर उस इंसान को पागल करने की सलाहियत रखता है, और इस व्हाइट पाउडर को लेने के बाद अच्छे भी अपनी अच्छाई को भूल जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर सियोक पैसे उठाता है और कहता है कि इनकी खुशबू सूंघने के लिए तो मैं तरस ही गया था। अच्छा है, अब मैं अपना काम नए तरीके से शुरू कर सकता हूँ। और अगले सीन में सुमिन का शो स्टार्ट होने वाला होता है। डैड वहाँ पर पहले से पहुँच चुके थे और वो बार बार अपनी वाइफ को कॉल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी करो, कुछ भी करके यहाँ पर पहुँच जाओ, शो स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद तुम अंदर नहीं जा सकोगी। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। फिर सुमिन की मॉम सुमिन के लिए बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स ढूंढ रही होती हैं। उनको एक फ्लावर्स बहुत ही पसंद आ जाते हैं, और वो उस लड़की को कहती हैं कि मुझे यही वाले फ्लावर्स चाहिए। वो आज बहुत ही खुश होती हैं। और दूसरी तरफ सियोक का ड्राइवर अचानक से कार को रोक देता है। सियोक कहता है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ? ड्राइवर बताता है कि सामने ही पुलिस का चेक पॉइंट है, हम लोगों को कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। इतने में सियोक की कार को जियोंग भी देख लेता है, और वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ उनकी तरफ आ रहा था। इतने में सियोक ड्राइवर को वहाँ से भगा देता है और खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। फिर वो जबरदस्ती अपनी कार को वहाँ से निकालता है। सारे पुलिस वाले उसके पीछे लगते हैं। जियोंग भी अपनी कार में बैठकर उसका पीछा करने लग जाता है। वो लोग काफी दूर तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी सियोक भागने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो पुलिस को चकमा दे चुका था। और उधर शो स्टार्ट हो चुका होता है। सुमिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। सब लोग बहुत ही गौर से वो शो देख रहे थे, और इधर सुमिन की मॉम उसके शो में जाने के लिए जल्दी कर रही होती है। इतने में उनकी हील टूट जाती है, और वो अपने आप से यही कह रही होती है कि उनका कितना बैड लक है ना। अभी वो ये सारी चीजें सोच ही रही होती है कि इतने में सियोक की कार आकर मॉम को हिट कर देती है, और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सियोक फौरन से कार से बाहर निकलता है और कहता है मुझे लगता है कि आज का दिन ही खराब है। उसके बाद वो मॉम को घसीट कर साइड पर कर देता है। मॉम उसको बार बार यही कह रही होती है कि मैं कुछ भी करके जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पर जरूर जाना है। सियोक कहता है कि ए बुढ़ी, तुम क्या कह रही हो? वो मॉम की कोई भी बात नहीं सुन रहा था, और उधर शो खत्म हो जाता है। सब लोग सुमिन की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, और सुमिन भी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी मॉम के साथ अब क्या हो चुका है। उधर सियोक मॉम को कार की डिग्गी में डाल देता है और कहता है लेडी, अब तुम्हारी जगह यही है, तुम यहीं पर ही रेस्ट करो। वो मॉम को वहाँ से लेकर चला जाता है। और इधर सुमिन जब बाहर निकलती है तो वो हर जगह पर अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। तभी उसके पीछे से डैड आ जाते हैं, और डैड कहते हैं आज तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम मेरी डॉटर हो, और तुम अपनी मॉम को ढूंढ रही हो ना, तुम उनकी फिक्र मत करो। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो फ्लावर्स ले रही हैं, वो बहुत ही जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाएंगी। सुमिन कहती है कि डैड, आप मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब कुछ ना करें, मुझे पता है कि वो वैसे भी नहीं आना चाहती थी। डैड कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं उसको कॉल करता हूँ। फिर डैड उसको कॉल भी करते हैं, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। और उधर सियोक अपने अड्डे पर पहुँच चुका था। वो अपने आदमी को ऑर्डर्स देता है, और उसके बाद डिग्गी खोल के उसको दिखाता है। वो कहता है ये लेडी मुझसे रास्ते में मिली थी, और हमें इनको अपने साथ ले जाना होगा। फिर उसके बाद वो सब लोग शिप पे होते हैं, और सुमिन की मॉम को एक बॉक्स के अंदर लिटाया गया था। मॉम को होश आता है, और वो तभी इमरजेंसी कॉल करने लगती हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इतने में उस बॉक्स को कोई खोल कर देखता है, और दूसरी तरफ मॉम के मिसिंग होने की न्यूज भी हर जगह पर फैल जाती है। सुमिन और डैड सबको पम्फलेट्स दे रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनके पम्फलेट्स नहीं ले रहा था। इतने में डैड को किसी की कॉल आती है, और वो कहते हैं आपकी वाइफ हमारे पास है। सुमिन आगे बढ़ती है और वो कॉल कट कर देती है। डैड कहते हैं तो मुझे वो बात तो सुनने देती, हो सकता है कि वो कहीं पर मिल जाती। सुमिन कहती है कि आप किसी के ऊपर भी ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, जब तक वो आपको मॉम की वॉइस ना सुना दे, आप उनके ऊपर बिलीव नहीं
करेंगे डैड। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आती है तो सुमिन कहती है कि जाओ सॉन्ग मेरे डैड को घर ले जाओ। तो सॉन्ग डैड को वहाँ से ले जाती है और सुमिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर सकता है। फिर सुमिन पुलिस स्टेशन पे जाती है। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर से भी पूछ रही होती है कि मेरी मॉम मिसिंग है, प्लीज आप उनको ढूंढने में मेरी मदद करें। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कह देते हैं कि हमने उनको बहुत ढूंढा है लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा, आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। एक लेडी ऑफिसर उसको वहाँ से निकालने लगती है और जियांग सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, और सुमिन भी उसको देखने लग जाती है। उधर डैड बहुत ही बड़े सदमे में होते हैं। इतने में उनके पास उनकी वाइफ के नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल अटेंड करते हैं तो दूसरी तरफ सियोक होता है। सियोक उनको कहता है कि कल रात तुम्हारी वाइफ मेरी कार के सामने आ गई थी जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकता था इसलिए मैं उनको अपने साथ लेकर आ गया हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्द उनको तुम्हारे पास वापस छोड़ दूंगा। लेकिन इस बारे में पुलिस को भी कुछ मत बताना क्योंकि अगर तुमने बताया तो बहुत बुरा होगा। फिर सियोक डैड को एक फोटो भेजता है। जब डैड वो फोटो देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा पुलिस को, लेकिन प्लीज उसको मेरे पास सही भेज देना। डैड बहुत ज्यादा सैड होते हैं। दूसरी तरफ जियांग सुमिन के पास जाकर बैठता है। वो उससे कहता है तुम मेरी क्लासमेट हो ना, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थी, लेकिन तुम्हारी फैमिली के साथ कोई मसला हो गया है क्या? सुमिन कहती है कि हाँ, मेरी मॉम डिसअपीयर हो गई हैं, वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आ रही थी और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। ये सुनकर जियांग थोड़ा हैरान होता है। उसके बाद वो उसी रोड पर जाता है और चेक करता है। वहाँ पर टायर्स के निशान होते हैं और कुछ फूल की पत्तियां भी वहीं पर ही पड़ी होती हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मॉम कहाँ जा सकती हैं। उधर डैड फौरन से बैंक जाते हैं और बहुत सारे पैसे निकलवा लेते हैं। फिर जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो बाहर आकर वही पैसे सियोक को भेज देते हैं। सियोक कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम अपनी वाइफ से जल्दी मिल सको, मैं तुम्हें दोबारा जरूर कॉल करूंगा। ये कह के वो कॉल कट कर देता है और इधर सुमिन और जियांग दोनों फ्लावर शॉप पर जाते हैं। वो लेडी उनको बताती है कि हाँ, यहाँ पर आपकी मॉम आई थी, उनको ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे थे, वो ये फ्लावर्स आपके लिए लेना चाहती थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी लेकिन शायद ये खुशी उनको रास नहीं आई। सुमिन ये सब कुछ सुनकर सैड हो जाती है। फिर वो दोनों कार में आकर बैठते हैं। जियांग देखता है कि सुमिन को उसकी मॉम के नंबर से कॉल आ रही है तो वो सुमिन को कहता है कि तुम ये कॉल अटेंड मत करना और अपने डैड को भी कह दो कि अगर उनको मॉम के नंबर से कॉल आए तो बिल्कुल भी मत उठाएं, वो एक मैनिपुलेटर है और हो सकता है कि वो उनसे पैसे ले ले। हमें बहुत जल्द डैड के पास जाना होगा। उधर डैड को मॉम के नंबर से दोबारा से कॉल आती है और उनको बताया जाता है कि ये सब कुछ बिल्कुल फेक था, तुम्हारी वाइफ का हमें कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर डैड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कॉल कट जाती है और उनके पास बैंक की तरफ से मैसेजेस आते हैं जिसमें उनके अकाउंट से बहुत ही बड़ी अमाउंट डिडक्ट कर ली गई थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही परेशान थे। उधर जब सुमिन और जियांग डैड से मिलने के लिए जाते हैं तो सुमिन डैड का मोबाइल चेक करती है और उसमें भी उसी नंबर से काफी सारी कॉल्स आई हुई थी। फिर वो बैंक के मैसेजेस पढ़ती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत हैरान थी। देन वो दोनों बाहर भागते हैं और डैड को ढूंढ रहे थे। इतने में सुमिन को नजर आता है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर खड़े हैं। जब सुमिन वहाँ पर जाती है तो वो ऊपर देखती है और बिल्डिंग के ऊपर उसके डैड खड़े हुए होते हैं। उसके डैड सदमे में होते हैं और वो खुदकुशी करना चाहते थे। डैड सुमिन को कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही पागल था, मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि जियांग भी भाग रहा होता है। वो रूफ टॉप तक पहुंच चुका था लेकिन तभी डैड जंप कर देते हैं और जियांग डैड को नहीं बचा पाता। सुमिन अपने डैड को अपने सामने मरता हुआ देखती है और ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो शॉक्ड होती है और इसी सीन पर नो मर्सी की एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाती है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या सुमिन अपनी मॉम को ढूंढ पाएगी? क्या जियांग सुमिन की मदद कर पाएगा? क्या सियोक को पुलिस अरेस्ट कर लेगी? और क्या सुमिन अपने डैड की मौत को भूल सकेगी? क्या वो दोबारा हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकेगी या फिर नहीं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एपिसोड नंबर 2 जरूर देखना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।